हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी कोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल इश्यूज़ के बारे में, जो कि विजन के पीटी 365 का ही पार्ट है और जो कि 2023 के यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सेम टू सेम मटेरियल पढ़ के करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आप उत्तराखंड का भी जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप यूपी पीसीएस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं पहले ही बता दूं, ताकि आप लोग जो हैं इस नोशन के साथ रहें क्लास में कि समय लगेगा। और ये जो समय लगेगा, इस समय के अंतर्गत हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस तरीके से ख़त्म करेंगे कि आपको ये दोबारा देखना ना पड़े। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हम लोग इसे टॉपिक को डिवाइड कर लेंगे इस तरीके की। तो वुमेन एंड चाइल्ड हमारे इस वीडियो का पार्ट है। आने वाले वीडियो में हम लोग अदर सेक्शंस को पकड़ेंगे। ठीक है। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि जितने सारे पीटीज़ हैं, पॉलिटी के, सोशल इश्यूज़ के, कल्चर के, ये इसके अलावा जो इनसाइट्स का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो, ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के जो पीटी हैं, ये सारे के सारे जो हैं हमारे चैनल पे कवर करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पार्ट से, विच इज़ वुमेन एंड चाइल्ड। और इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वुमेन इन स्टेम। स्टेम से मतलब आपको समझना पड़ेगा, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो बात सिर्फ इतनी है इसमें कि इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि लड़कियों की जो पार्टिसिपेशन है वो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो कि स्टेम से रिलेटेड है, इन सब जगहों पे वुमेन की पार्टिसिपेशन कम क्यों है और क्या हम कर सकते हैं, क्या सरकार कर रही है लड़कियों की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए इन पर्टिकुलर फील्ड में जो कि रिलेटेड है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से। दूसरी चीज़ ये है कि जो जेंडर पे पैरिटी है, देखिए हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ पे लड़कियों को लड़कों जैसा ही पेमेंट मिलना चाहिए एंड वाइस वर्सा, अगर वो लोग सेम पोजीशन और सेम काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी उनकी है तो ये चीज़ मिलनी चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इक्वल वेजेस एक्ट हैं और बहुत सारे अन्य सोशल लेजिस्लेशंस हैं। तो उद्देश्य यह है कि जेंडर से रिलेटेड या सेक्स से रिलेटेड देर हैज़ बीन अ पैरिटी, देर हैज़ बीन अ डिस्क्रिमिनेशन। जब हम लोग पैरिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं पेमेंट को लेकर के, तो वो होनी चाहिए। इंडिया में नहीं है। इंडिया में ना होने की वजह से अक्रॉस द ग्लोब जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स या इंडेक्सेस निकलते हैं उसमें इंडिया की स्थिति ख़राब है, जिससे समझ में आता है कि देश जो हमारा कितना पैट्रियार्किक है, कितना वुमेन के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। इन सब चीज़ों पे हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है। तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022। देखिए, ये रूल्स के बारे में बात हो रही है और जो सरोगेसी अमेंडमेंट एक्ट आया है 2021 में, उसी का ही ये रूल्स है। तो हमें ये जानना है कि ये रूल्स में ऐसा क्या नया आया है। सरोगेसी में जो अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली 21 साल में, 2021 में, उसमें ऐसी क्या क्या चेंजेस लाई गई हैं। सरोगेसी है क्या, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चौथा टॉपिक है वो अबॉर्शन से रिलेटेड है। दोस्तों अबॉर्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। कई लोग का मानना यह है कि इंसान की जान जो है वो लेना और देना सब कुछ जो है वो ईश्वर के हाथ में है। तो अबॉर्शन इज़ लाइक कि आप जो है एक जान को ख़त्म कर रहे हैं थ्रू एन एक्सटर्नल एफर्ट। तो ये चीज़ क्या जायज़ है, क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ एथिकली करेक्ट है, मॉरली करेक्ट है। और कई सारे ऐसे रिलीजियस इंटरफेरेंसेस भी हो रही हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत है। हालांकि देर आर मैनी सिचुएशंस जहाँ पे लड़की खुद चाहेगी कि उसका अबॉर्शन हो जाए। तो क्या इंडिया की पोजीशन है अबॉर्शन को लेकर के, इसको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। हम इसको विस्तार से समझेंगे। इसके अलावा चाइल्ड अडॉप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अक्सर जो है पिछले कुछ महीनों से इंडिया में हर जगह पे मीडिया में ये बातें फैल रही हैं, ये बातें उठ भी रही हैं। अडॉप्शन का बेसिक सिंपल मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस है जहाँ से एक बच्चा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को छोड़ करके अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास चला जाता है और जब जा रहा होता है तो सारे राइट्स जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास थे वो खत्म हो जाता है और वो सारे के सारे राइट्स जो हैं अब अडॉप्टिव पेरेंट्स को मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब बच्चे की देखभाल, बच्चे का अडॉप्टिव पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में शेयर, सब कुछ जो है वो विस्तार से यहाँ पर बताया गया और ये होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है मैरिटल रेप। अब देखिए, मैरिटल रेप एक ऐसी टॉपिक है जिसपे ऊपर कई महीनों से कोर्ट में बहस चल रही है। मेन मुद्दा ये है कि रेप अगर देश में रिकॉग्नाइज्ड है तो मैरिटल रेप को अगर आप रेप नहीं मानते हैं तो एक लड़की जिसके ऊपर से ये अत्याचार हुआ है, एक लड़की जिसके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस हुआ है या रेप हुआ है, वो लड़की अगर 18 के ऊपर है लेकिन अनमैरिड है तो उसके पास जस्टिस एक्सेस है। लेकिन सेम सिचुएशन में अगर कोई लड़की है जिसका भी 18 या 19 साल उम्र है लेकिन उसकी शादी हो गई है तो उसका पति वो सारी चीज़ें अगर करता है तब भी वो लड़की जो है, उसकी बीवी जो है, वो कंप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मैरिटल रेप रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। तो ये सरासर डायरेक्टली दो आर्टिकल्स को हिट करता है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 14 कि किस बेसिस पे आप एक मैरिड वुमन और एक अनमैरिड वुमन के बीच में इतना डिफरेंशिएट कर देते हैं कि सामने वाले को भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा है कि क्या अनमैरिड लोगों की राइट टू लाइफ का अधिकार नहीं है कि आप अनमैरिड हो तो आपको मिलेगा, मैरिड हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या मैरिड लड़कियों के पास अपना अधिकार नहीं है, अपना डिग्निटी नहीं है?
तो ये कुछ मूलभूत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जो कि अदालतों में पूछे जा रहे हैं, हम लोग को इसके बारे में भी चर्चा करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों डाउरी सिस्टम है इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों से चली आ रही है, अभी भी है, कई जगहों पे है। और ये मुद्दा इसलिए उठा है कि हाल फिलहाल में कुछ 3 नए यंग ब्राइड्स जो हैं उनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ डाउरी। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं साउथ इंडिया की बात है, केरला की बात है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ ये लोग बेच दिए हैं, पढ़ाई लिखाई के अंदर ये डाउरी सिस्टम को कैसे ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉक्सो एक्ट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर जो एज ऑफ कंसेंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो है 18+। तो यदि कोई लड़का या लड़की 18+ है, दे आर मेजर, और उनके पास ये अधिकार है अंडर द पॉक्सो लॉ, उनके पास ये अधिकार है, वो चाहे तो किसी भी तरीके से रह सकते हैं, शादी करके रह सकते हैं, व्हाट्सएवर। अब बात यह है कि अगर ये लड़की जो है अगर 18 के नीचे है लेकिन फिर भी उसने कंसेंशुअल सेक्स किया है, तो ऐसी स्थिति में भी उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे कोर्ट केसेस में, या मान लेते हैं कि न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में जब भी इस टॉपिक पे बात होती है तो कहते हैं कि ये टॉपिक जो है ये काफ़ी मिसयूज़ होने की प्रोबेबिलिटी है पॉक्सो एक्ट के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो कि सिंपल रोमांटिक केसेस हैं। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, उसके बाद ड्यू टू सम लैप्सेस ऑन देयर पार्ट दैट गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट, और फिर वो उसको बच्चे को गिराना चाहती है। तो ये टोटल जो चीज़ें हैं, ये टोटल चीज़ें जो हैं ये पॉक्सो के अंडर जो एज ऑफ कंसेंट है और जो एक्चुअली में आईपीसी में एज ऑफ कंसेंट है या जुवेनाइल जस्टिस में जो एज ऑफ कंसेंट है, ये इतना वैरी कर रहा है जिस वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं फॉर दोज जो लोग इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद वाला जो अगला टॉपिक है वो है चाइल्ड मैरिज दोस्तों। अब ये चाइल्ड मैरिज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि एक बच्ची के साथ, बिकॉज इट इज़ ए जेंडर न्यूट्रल टॉपिक, तो एक लड़के छोटे बच्चे के साथ एक छोटी बच्ची की शादी हो जाती है, तो ये एब्सोल्युटली एक गलत चीज़ है, क्योंकि इवेंचुअली इसके बहुत सारे रिस्क हैं। क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से ये मेंटल साइकोलॉजी पे दोनों बच्चों का इफेक्ट करता है, और किस तरीके से वो इफेक्ट जो इनको करता है वो आगे चल के इनके करियर पे, इनके रिलेशनशिप पे किस तरीके का असर डालने वाली है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इंडिया में। हम ये भी देखने वाले हैं कि भारत सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है टू स्टॉप कंप्लीटली द चाइल्ड मैरिज फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे चाइल्ड मैरिज जो है वो कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा हो रही है, कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और संविधान के अनुसार ये चाइल्ड मैरिज इलीगल है कैसे प्रूव करेंगे, उसके भी कुछ प्रोविजंस हमें यहाँ पे देखना पड़ेंगे। ठीक है, आखिरी वाला जो टॉपिक है वो है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे ये वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ या आर्टिकल्स होंगी, हम लोगों को उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये छोटे से मेरा जो उद्देश्य था, जो मैंने अभी यहाँ पे टॉपिक्स ओवरऑल डिस्कस किया है, ये टॉपिक्स को डिस्कस करने का या इंट्रोड्यूस करने का एक ही उद्देश्य है कि जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को इन सब टॉपिक्स की बेसिक्स पता होंगी। ठीक है, तो ये कुछ 10 टॉपिक हैं इन द सेक्शन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, विच इज़ वुमेन इन स्टेम। तो दोस्तों ये जो वुमेन इन स्टेम है, इसका बेसिक पर्पस हम लोग पहले बात कर चुके हैं। कुछ नंबर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है ताकि हमें समझ में आए कि ये टॉपिक क्यों रेलेवेंट है। हमें हर टॉपिक के वाई को समझना होगा। अगर हमने वाई को समझ लिया कि ये टॉपिक क्यों आया है, तो ही हम समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे, उसको रिटेन कर पाएंगे। तो कुछ फैक्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो हमें इस वाई तक पहुंचाते हैं, वो ये हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन स्टेम, स्टेम मतलब के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, इन 4 स्ट्रीम्स में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं एट रिसर्चर्स लेवल, यानी कि जो हायर एजुकेशन के बाद रिसर्च में लोग जाते हैं, उस लेवल में मात्र 18.7% है। तो स्टेम से रिलेटेड अगर कोई रिसर्चर ढूंढ रहा है और वो भी एक वुमेन को ढूंढ रहा है, तो ऑब्वियसली उनकी रिप्रेजेंटेशन मात्र 18.7 है, विच इज़ क्वाइट लो। इसके अलावा अगर हम लोग स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो उसमें भी वुमेन की पार्टिसिपेशन लगभग मात्र 28% है। सिमिलरली हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च लेवल होता है, पीएचडी के बाद जो लोग करते हैं पोस्ट डॉक्टरल, वहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है वो ड्रॉप हो रही है। तो इन कुछ फिगर्स को दिमाग में रखते हुए द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड द वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या है? वुमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू प्रोमोट वुमेन इन स्टेम। वेस्ट का जो बेसिक्स है वो एक्चुअली में न्यू स्टेम है, जिसको हम लोग आई स्टेम कहते हैं, दैट इज इंडिया स्टेम। इंडिया स्टेम या इंडिया स्टेम इनिशिएटिव। स्टेम इज ए बेसिकली ए कॉमन एब्रिविएशन, हम सबको पहले से ही पता है, जब तक जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। आई स्टेम जो इनिशिएटिव है ये एक नेशनल वेब पोर्टल होगा फॉर शेयरिंग द रिसर्च इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज एंड फॉर प्रमोटिंग द कोलैबोरेशंस इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे आगे फर्दर बात कर रहे हैं कि आई स्टेम इनिशिएटिव ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अंडर द प्राइम मिनिस्टर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी। ये जो बॉडी है, ये जो जिस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, ये अभी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है, ये पूछा जा सकता है।
ऑब्जेक्टिव वेस्ट इनिशिएटिव का या आई स्टेम इनिशिएटिव का यह है कि दैट इट विल प्रोवाइड अ सेपरेट प्लेटफॉर्म टू साइंटिफिकली इंक्लाइंड वुमेन रिसर्चर्स, scientists, technologies for pursuing research in science and engineering, which will provide skill development programs, access to R&D facilities and R&D software platforms. Target क्या है? Target यह है to provide to set up science and technology startups by women entrepreneurs. तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में स्टार्टअप्स जो हैं उसको प्रमोट करने की, उसको ओपन अप करने की हम लोग बात कर रहे हैं। स्टेम में एक्चुअली में अभी की कंडीशन ये है कि फीमेल स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन स्टेम। अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो ग्लोबली मात्र 18% ऑफ द गर्ल्स आर इन टर्शियरी एजुकेशन आर परसुइंग इन स्टेम स्टडीज़। अगर हम कंपेयर करें बॉयज़ से ग्लोबली तो उनकी संख्या लगभग 35% है। यानी कि ग्लोबली लड़का और लड़कियों की जो संख्या है जो लोग स्टेम में है उसमें डिफरेंस जो है वो लगभग 17% का है। दिस डेटा इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, जो 5th गोल है जेंडर इक्वालिटी, उसके तहत भी हमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इट इंक्लूड्स वुमेन्स यूज़ ऑफ इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या ये पहली बार हो रहा है आई स्टेम या वेस्ट इनिशिएटिव, या इससे पहले भी कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार द्वारा जिसमें हम वुमेन को प्रमोट करते हैं इन स्टेम? तो वो याद रखने के लिए आपको टेबल जो यहाँ पे दिया गया है आपको इसको याद रखना कि पहला नंबर है विज्ञान ज्योति, दूसरा है किरण, तीसरा है गति, चौथा है क्यूरी, पांचवा है बायोकेयर। इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जैसे मान लीजिए विज्ञान ज्योति जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको प्रमोट किया गया है, जबकि बायोकेयर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रमोट किया गया है। जैसे किरण है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा प्रमोट किया गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ विच इज़ दी जेंडर पैरिटी या जेंडर पे पैरिटी की तरफ। जेंडर पैरिटी की हम बात करते हैं या पे पैरिटी या पे इक्विटी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इस न्यूज़ की वजह से आई है कि रिसेंटली बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि जिन भी प्लेयर्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लड़कियों में, मतलब वुमेन्स क्रिकेट टीम में वुमेन प्लेयर्स के साथ जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके ऊपर ये पे इक्विटी पॉलिसी अप्लाई होगी। इसको अपरेंटली पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जितने सारे इंडियन मेल क्रिकेटर्स हैं उनकी जो पे स्केल है उसी पे स्केल के बेसिस पे लड़कियां जो क्रिकेट खेलती हैं इंडियन टीम में जिनके साथ बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उनके साथ भी सिमिलर पे स्केल रखा जाएगा, नॉट एग्जैक्ट सेम बट सिमिलर। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया में मेल क्रिकेट के जो मैचेस होते हैं इसमें स्पॉन्सर्स की बात करें आप या इसमें अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ज़्यादा मार्केट है कंपेयर टू वुमेन्स क्रिकेट। लेकिन इसीलिए ये सेम ना बोलकर सिमिलर बोला गया है ताकि हम लोग कोशिश करें कि ये जो गैप है बिटवीन वुमेन क्रिकेटर्स एंड मेल क्रिकेटर्स, इनकी जो गैप है ये स्लोली रिड्यूस हो जाए ताकि इन दोनों के बीच में ये जो इक्विटी है, नॉट इक्वल, इक्विटी जो है वो मेंटेन हो सके। अब ये इक्विटी की जो प्रिंसिपल हम लोग क्रिकेटर्स के लिए ला रहे हैं बाय बीसीसीआई, ये एक्चुअली में ये 3 आर्टिकल्स की वजह से हुआ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जैसे आर्टिकल 16, आर्टिकल 38 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 39D। अब इसके साथ साथ बाय डिफॉल्ट आपका आर्टिकल 14 आता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जेंडर पे पैरिटी या जेंडर पे इक्वलिटी या इक्विटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों बात यह है कि जेंडर पैरिटी मीन्स या पे पैरिटी मीन्स एंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज जो लोग नौकरी पे काम कर रहे हैं इन द सेम जॉब एंड इन द सेम काइंड ऑफ लोकेशन आर नीड टू बी पेड फेयरली रिलेटिवली टू वन अनदर रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर एंड एथनिसिटी। तो अगर आप एक सिमिलर या सेम लोकेशन में काम करते हैं या सेम काइंड ऑफ जॉब करते हैं जिसमें आप दोनों की मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों की जो आउटकम्स हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि दोनों सेम पोजीशन होल्ड करते हैं, तो उनको रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर और एथनिसिटी दे शुड बी पेड रिलेटिवली फेयरली, ठीक है। अब इट इज़ ऑफन यूज एज एन इंडिकेटर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। अगर हम देखते हैं कि नहीं किसी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं किसी को कम मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी दिखती है इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों वो एक इंडेक्स निकालती है जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और इसमें लगभग 146 कंट्रीज़ को ये लोग कंसिडर करते हैं। उसमें भारत की जो रैंक है वो 135 है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी कि इंडिया में सेम पोजीशन में सेम काम करने वालों में अगर कोई लड़का है तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं कंपेयर टू अ गर्ल। और ये जो जेंडर पे गैप है, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है पेमेंट में, ये हर सेक्टर में है। अगर आप लोग बॉलीवुड फिल्म्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग को पता होगा कि एक हीरो को जो पैसा मिलता है, जो पेमेंट मिलता है, वो एक एक्ट्रेस को नहीं मिलता है डिस्पाइट द फैक्ट वो एक लीडिंग एक्टर है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है ना वो इनइक्वालिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव इनका रहता है। इससे जो एंथुजियाज्म होता है, जो काम करने की मंशा होती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती रहती है। अगर हम लोग वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा बनाई गई जो रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, हम उसके बारे में भी बात करें तो हमें समझ में आएगा कि जो इंडिया में लेबर इनकम होती है इसका एक्चुअली में जो 82% है दैट इज़ बीन कैप्चर्ड बाई मैन। मात्र 18% ऐसे हैं जो कि लड़कियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या कैप्चर किया गया है। तो ये 82 और 18 का जो ह्यूज डिफरेंस है लेबर इनकम में मतलब पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन में या कैप्चरिंग में, तो ये 18:82 ये बहुत बड़ा सा एक डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जो है वो इंगित करता है।
अब बात यह है कि हम लोगों के पास ऐसे कौन कौन से लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि इस जेंडर पे गैप को रिड्यूस करने में मदद करती है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको अगर मेंस में आंसर भी लिखना है तो आपको इसी पैटर्न में लिखना होगा कि लेजिस्लेटिव मेजर्स टू एड्रेस द जेंडर पे गैप आर, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, जैसे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जैसे कोड ऑफ वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 का, इस सारे एक्ट्स में एक ही चीज़ कॉमन है कि हम जो भी इंसान यहाँ काम करेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एथनिसिटी, सबको सिमिलर पे मिलना चाहिए जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है। अगर कोई क्लर्क है तो लेडी क्लर्क और मेल क्लर्क में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक लेडी जो एकदम दिहाड़ी मजदूरी करती है और एक लेडी जो क्लर्क की नौकरी करती है ऑफिस में, उनमें तो डेफिनेटली डिफरेंसेस होने चाहिए और होती भी हैं, लेकिन सेम पोजीशन में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग प्रोविजंस की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो आर्टिकल 16 जो है, जो कि फंडामेंटल राइट है, और ये एक्चुअली में आर्टिकल 14 का ही एक्सटेंशन है, राइट टू इक्वालिटी। उसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी ये आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 39 क्लॉज डी में भी इसी बात का मेंशन किया गया है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है सरोगेसी रेगुलेशंस रूल्स 2022। दोस्तों सरोगेसी रेगुलेशंस जो आई हैं वो एक्चुअली सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट जो 21 का था उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए जो निटी-ग्रिटीज होती है हर एक लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, उससे रिलेटेड रूल्स निकाले जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में सरकार ने सरोगेसी रूल्स निकाला है 2022 का अंडर द सरोगेसी एक्ट 2021। इसके अंदर आपने क्या पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपसे पूछेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी फॉर कपल्स ये क्या होता है, और सर्टिफिकेट पाने के लिए जो एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट है इसको पाने के लिए कपल्स की एलिजिबिलिटी क्या है। छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए कपल्स की जो एज ग्रुप है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लड़की की यानी कि जो वाइफ है उसकी उम्र और लड़के की उम्र में इंपॉर्टेंस है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल बिटवीन 23 टू 50 ईयर्स ओल्ड वाइफ, अगर बीवी की उम्र 23 से 50 साल के बीच में है तो वो सरोगेसी के लिए सोच सकते हैं। एंड हस्बैंड जो है वो 26 से 55 साल की उम्र के होने चाहिए इन बिटवीन दिस, विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग। ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है टू गेट दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल्ड। लेकिन उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दे डू नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चाइल्ड, कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कभी बच्चे हुए ही नहीं या दे आर इनफर्टाइल। ऐसा भी हो सकता है दैट दे हैड अडॉप्टेड किड, दे हैव हैड अ बायोलॉजिकल किड और इवन अ सरोगेट किड, लेकिन वो लोग जिंदा नहीं बचे, कुछ बीमारी हो गई, अब दे कैन नॉट गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस या कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो एनी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं है, वो चाइल्ड चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे अडॉप्टेड हो, चाहे सरोगेटेड हो। ऐसी स्थिति में दे विल बी एलिजिबल टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी। और ये सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी क्या चीजें प्रोवाइड करता है इसको जरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा यानी कि प्रूव करेगा एक्चुअली कि इनफर्टिलिटी जो है वो प्रूव्ड है, और इसीलिए ये बोलेगा कि या तो हस्बैंड या तो वाइफ या दोनों में से कोई भी जो इंटेंडिंग कपल हैं, जो लोग सरोगेट बच्चा चाहते हैं, उनमें से या तो दोनों या तो कोई एक इनफर्टाइल है, ये प्रूव्ड हो गया है, और इसी बात की सर्टिफिकेशन मिलती है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। इसके अलावा एन ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एंड द कस्टडी ऑफ द सरोगेट चाइल्ड पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट कोर्ट, कि बच्चा जब आएगा तो किसके कस्टडी में रहेगा। और इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 36 महीने का दिया जाएगा टू होम, टू दी सरोगेट मदर। ठीक है, अगर ये तीन चीजें देने के लिए राजी हैं तो ही उनको सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी मिलेगी। अब हम बात करते हैं रूल्स में क्या नया चीज आया है। देखिए रूल्स कहता है कि फॉर्म एंड मैनर फॉर विच द रजिस्ट्रेशन एंड फीस फॉर सरोगेटरी क्लिनिक एंड द रिक्वायरमेंट्स एंड द क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन हु आर एम्प्लॉयड एट सच क्लिनिक्स या रजिस्टर्ड सरोगेसी क्लिनिक, ये बताया गया है कि वहाँ पे कैसे काम होगा, किस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो लोग उस क्लिनिक्स में काम करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं रूल्स में दी गई हैं। इसके अलावा रूल्स जो है वो और भी हाईलाइट करता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ एनी सरोगेसी प्रोसीजर। देखिए सरोगेट मदर एक ही बार, अगर कोई सरोगेट मदर है तो एक ही बार कंसीव कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम में, लेकिन सरोगेसी प्रोसीजर जो है वो मैक्सिमम जो है वो 3 टाइम्स किया जा सकता है, 3 टाइम्स ओनली। इसके अलावा शी मे बी अलाउड फॉर अबॉर्शन, जो सरोगेट मदर को उसको अबॉर्शन के लिए भी आप अलाउ कर सकते हो। मान लीजिए इंटेंडिंग कपल ने पैसे दिए, सब कुछ दिया, सरोगेट मदर भी आ गई, अब उसने बच्चा पैदा कर दिया, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ उसको हैंड ओवर करने की बात आई तो समहाउ सम एक्सीडेंट टुक प्लेस और इंटेंडिंग कपल जो है वो मर गए। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे का क्या होगा, और अगर ये एक्सीडेंट बच्चे के पैदा होने से पहले होता है तो सरोगेट मदर उस बच्चे का क्या करेगी, तो उसके पास ये अधिकार होना चाहिए दैट शी कैन अबॉर्ट दैट चाइल्ड अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। इसके अलावा सरोगेट मदर हैज टू गिव हर कंसेंट, कि वो सारे राइट्स जो है वो गिव अप कर देगी उस बच्चे का, और सारे राइट्स जो है ऑटोमेटिकली इंटेंडिंग कपल के पास चले जाएंगे। बच्चे पैदा होने के बाद ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे ये बच्चा चाहिए। इंटेंडिंग कपल को एक जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है उसको सरोगेट मदर के नाम पर परचेज करना पड़ेगा फॉर अ मंथ ऑफ 36 मंथ्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ्स, जिसके अंदर वो सारे एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे फॉर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी। इसके अलावा यहाँ पे सरोगेसी एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है कि सरोगेसी को डिफाइन कैसे करेंगे आप। अ प्रैक्टिस वेयर बाय वन वुमन बियर्स एंड गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल, सिंपल डेफिनेशन। ये अलाउ करता है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, यानी कि नो मॉनेटरी इंसेंटिव इज रिक्वायर्ड फॉर एज अ रिवॉर्ड टू द सरोगेट मदर एक्सेप्ट द इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हम लोग कर रहे थे। इसके अलावा सरोगेसी अगर कोई कमर्शियली प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसके लिए 5 साल तक का जेल हो सकता है और 5 लाख तक का फाइन लग सकता है।
अब बात करते हैं ये सरोगेट मदर कौन बन सकता है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ सरोगेट मदर। ये कहाँ मेंशन है, इस एक्ट में मेंशन है। इसमें कहा गया है कि उसको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। किस बेसिस पे मिलेगी, इस बेसिस पे मिलेगी कि वो सरोगेट मदर जो है उसके अपना एक बच्चा है और 25 से 35 उम्र के बीच में वो औरत है। अगर उसका कोई बच्चा नहीं है और वो सरोगेट बनना चाहती है तो ये पॉसिबल नहीं है, और अगर बच्चा भी है और उसकी उम्र 35 पार हो गया तो भी वो सरोगेट मदर नहीं बन सकती। और एक प्रोहिबिशन ये है कि शैल नॉट प्रोवाइड हर ओन गैमेट्स, अपने गैमेट्स उस बच्चे को नहीं दे सकती, या नॉट एक्ट एज ए सरोगेट मदर मोर देन वंस इन हर लाइफ टाइम। अब इंटेंडिंग कपल के लिए क्या क्राइटेरिया है, जैसे हम लोगों ने कुछ देर पहले बात करी, सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी। ये सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी जो है वो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड देती है, यहाँ पे जो आप लोगों ने अभी अभी चेक किया। इसके अलावा जो बच्चे का अधिकार है वो एकदम ऐसा ही होगा जैसे कि इंटेंडिंग कपल्स के बायोलॉजिकल बच्चे हैं, ठीक है। इसके अलावा कमर्शियल सरोगेसी के लिए जो पनिशमेंट की हम लोग बात करें हैं कि नॉट मे एक्सटेंड टू 5 years एंड विद एन एक्सटेंशन ऑफ 5 लाख रुपीज़ का जुर्माना, ये तो है। इसके अलावा नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड NARTSB जो बोर्ड बनाई गई है, इसके चेयरपर्सन होंगे हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। तो ये एक MCQ बन जाता है, ये एक MCQ बन जाता है कि NARTSB का फुल फॉर्म नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड। तो ये सरोगेसी बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है नेशनल लेवल पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फंक्शंस क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, ये रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है इस एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। ये कोड ऑफ कंडक्ट बताती है कि जो लोग सरोगेसी क्लिनिक्स में काम करेंगे उनको क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने चाहिए। कुछ कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी होंगे उस सरोगेसी सेंटर्स को बनाने में। इसके अलावा जो स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड है वो स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, यानी कि होता है, और इन सब पे सुपरवाइज करने का जिम्मेदारी भी NARTSB के पास है। इसके साथ साथ इस एक्ट के अंदर, सरोगेसी एक्ट जो 2021 का, इसके अंदर NART एंड सरोगेसी रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी, जो कि एक ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड सिस्टम होगा जिसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होगी। अगला टॉपिक जो है हमारा है वो है अबॉर्शन लॉ। दोस्तों अबॉर्शन लॉ जो है इसकी हमारे देश में काफ़ी पुरानी एक हिस्ट्री रही है। शुरुआती तौर पे ये बिल्कुल भी लीगल नहीं था, उसके बाद जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेसिव होती रही, इंसानों को समझ आया, देशवासियों को समझ आया, सरकार को समझ आया कि अबॉर्शन जो है ये एक फंडामेंटल राइट जैसा है टू दी वुमन, जिनको नहीं चाहिए बच्चा। अब क्योंकि किसी ना किसी वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ पुअर प्रोटेक्शन और मे बी बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग प्रॉपर रीजनेबल केयर while having a consensual sex, if some girl or a couple becomes pregnant, जो वो लोग नहीं चाहते हैं उस मोमेंट में, उस टाइम पे, तो अगर आप उसके बाद भी उस लड़की से फोर्सफुली ये कहते हो कि नहीं आपको अबॉर्शन के राइट्स नहीं हैं, विच व्हाट वी नॉर्मली से एज अबॉर्टिव राइट्स, तो ये उसके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 921, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है। और ये सबसे पहली बार जो है जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेसिव होती रही, अलग अलग लॉज बन के आए कि हाँ आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि अबॉर्शन सिर्फ वही करवा सकते हैं जो कि लीगली मैरिड हैं, यानी कि एक वुमन अबॉर्शंस करवा सकती है अगर वो लीगली मैरिड है तो। लेकिन आज के तारीख में सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं कि बहुत सारे कपल्स जो हैं वो दे आर नॉट येट मैरिड बट स्टिल आउट ऑफ ए कंसेंसुअल रिलेशनशिप, कंसेंसुअल सेक्स के थ्रू से, maybe because of not taking proper reasonable care and protection, they come across this phenomenon of pregnancy or they want to abort the child. तो ऐसे केस में आप उस लेडी को वंचित करेंगे जस्ट बिकॉज शी इज मैरिड, जस्ट बिकॉज शी इज नॉट मैरिड। तो ये मैरिटल स्टेटस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे देश में व्हेन इट कम्स टू अबॉर्टिव राइट्स। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि अबॉर्टिव राइट्स जो हैं ये एक फंडामेंटल राइट है, तो अगर फंडामेंटल राइट है तो ये सारी लड़कियों को मिलना चाहिए, ये होना चाहिए प्रॉपर। लेकिन हमारे देश में क्या था कि अबॉर्टिव राइट्स जो हैं एक तो बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद रादर दिए गए, इसको कंसिडर किया गया एज एफआर, लेकिन इसके बाद भी दो कैटेगराइजेशन बनाई गई। एक है जो मैरिड वुमन है उनके लिए अबॉर्टिव राइट्स हैं, और जो अनमैरिड वुमन हैं उनको नहीं मिलेगी ये अबॉर्टिव राइट्स। तो काहे का ये फंडामेंटल राइट हुआ फिर, अगर ये किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ये मैरिड अनमैरिड वाला, ये क्लासिफिकेशन इज नॉट अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन, नॉट अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन, और इसीलिए ये क्लासिफिकेशन इज अगेंस्ट आर्टिकल 14 विच इज इक्वालिटी। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रिसेंटली अपने जजमेंट्स में कहा है कि इट एक्सटेंडेड द राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शंस। दिस इज नथिंग बट अबॉर्टिव राइट्स, अबॉर्टिव राइट्स इवन अप टू 24 वीक्स तक या उसके बियॉन्ड भी अबॉर्शंस करवाए जा सकते हैं टू ऑल द वुमेन रिगार्डलेस ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस।
क्योंकि इस तरीके की जो क्लासिफिकेशन थी मैरिड और अनमैरिड वाली क्लासिफिकेशन, ये जो मैरिटल स्टेटस पे जो क्लासिफिकेशन बनाया गया था, दैट वाज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी एंड इट वाज आल्सो अगेंस्ट आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ। और ये मैरिटल स्टेटस रेलेवेंट नहीं है, ये चीज जो इस जजमेंट में कहा गया है, कहीं ना कहीं ये एक्नॉलेज करने लगा है कि मैरिटल रेप इज ऑल्सो अ क्राइम। इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ ऑफेंस ऑफ क्राइम अंडर एज अ ऑफेंस ऑफ रेप अंडर MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो घुमाकर पूछ सकते हैं कि ये जो अबॉर्टिव राइट्स के साथ मैरिटल रेप का क्या रिलेशन है। दिस कुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर मेंस एग्जामिनेशन। एक अच्छा टेक है टू थिंक अबाउट। Now, women can go for an abortion without any requirement of anybody else's consent because after all, it's their body. So, this particular judgment has actually expanded the definition of woman. Woman includes, now this is an inclusive definition, ताकि सबको एक सेफ अबॉर्शन का अधिकार मिले, which is a part of 21, right to life. कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेसी ऑफ माइनर्स, क्योंकि क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कोई माइनर लड़की है एंड शी हैज़ गॉन थ्रू अ कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, अब वो चाहती है कि उसका जो प्रेगनेंसी उसको अबॉर्ट करना, तो वो अबॉर्ट करवा सकती है, लेकिन उसको पहले क्या था, उसको अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना पड़ता था टू द पुलिस, जो कि अब नहीं करना पड़ेगा अंडर पॉक्सो एक्ट। दिस इज ऑल्सो अ गुड वे कि हम लोग जो है प्राइवेसी को और एक वुमेन को उसकी खुद की बॉडी की रिस्पेक्ट करना, डिग्निफाइड लाइफ देना, इस तरफ प्रोग्रेसिव जजमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। अबॉर्शन लॉज के बारे में अगर इन डिटेल जानना है तो इनिशियली अबॉर्शन वाज इलीगल अंडर सेक्शन 312 और 313 ऑफ IPC अनलेस इट इज परफॉर्म्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द MTP दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो इस एक्ट के बाहर अगर कोई भी अबॉर्शन होता है तो दैट इज अ क्राइम कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 312 और 313 ऑफ IPC। बाद में ये एक्ट जो है अमेंड हुआ 2021 में, जिसमें इस MTP को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया गया टू वुमन, नॉट टू अ मैरिड वुमन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस अमेंडमेंट। अबॉर्शन एक बहुत ही अहम ज़रूरत है वुमेन को बिकॉज ऑफ देयर डिग्निटी, देयर डिग्निफाइड लाइफ, देयर कंट्रोल ओवर देयर ओन बॉडी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही थी, उस वजह से हर दिन 8 महिलाएं जो हैं मारी जाती हैं हमारे देश में ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन, क्योंकि अबॉर्शन तो उनको कराना ही है। अगर आप लीगली नहीं कराओगे तो वो लोग एक इलीगल तरीका ढूंढ लेंगे विच माइट बी अनसेफ। तो एक चीज़ को रिकॉग्नाइज ना करने की वजह से हम लोग हमारे देश में 8 महिलाओं को खो रहे थे एवरी डे। दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ इतना ही नहीं, 2007 से 2011 इस टाइम ड्यूरेशन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें 67% ऑफ द अबॉर्शन, जितने सारे अबॉर्शन 2007 से 11 में हुए हैं, उसमें से 67% अबॉर्शन वर अनसेफ। वुमेन एट द एज बिटवीन 15 to 19 आर द हाइएस्ट रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम अबॉर्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो यार उनको अबॉर्टिव राइट्स दे दो, ये मैरिड वाला जो क्लासिफिकेशन को हटा दो ताकि वो लोग जिंदा रह सकें। हो गया है गलती, क्या करें अब? इस चीज के ऊपर फोकस करके ये जजमेंट आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है समझने में। अब ये MTP एक्ट के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि ये कैसे वर्क करता है। MTP जो है ये 71 में आया था, टर्मिनेशन ऑफ सर्टन प्रेगनेंसीज, नॉट ऑल, सर्टन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर द सर्टन स्पेसिफाइड कंडीशन। क्या है कंडीशन? एक तो आप प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट कर सकते हो विद इन 20 वीक्स, दैट इज द स्टैंडर्ड थिंग। और ये करने के लिए आपको एक डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत है लिखित में। अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हो बिटवीन 20 to 24 वीक्स, तो आपको अ फ्यू स्पेसिफिक कैटेगरीज इसके अंदर मेंशन्ड है और यहाँ पे आपको 2 डॉक्टर की परमिशन लेने की जरूरत है लिखित में। अब मान लेते हैं कि अप टू 24 वीक्स प्रेगनेंसी को आप जो है टर्मिनेट करना चाहते हो, तो इसके लिए बच्चा अगर बॉर्न होता है, ये कहकर आप कहते हैं कि बच्चा बॉर्न होता है विद सम सीरियस एलिमेंट, तो उससे अच्छा कि उसको ना ही लाएं, वरना उसके जीवन भर के लिए प्रॉब्लम है। दूसरा ये होता है कि अगर बच्चा पैदा करते समय देयर इज अ रिस्क टू द प्रेग्नेंट वुमन, तो वैसे सिचुएशन में भी हम लोग जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और एक और ग्राउंड, जो एडिशनल ग्राउंड यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, वो ये है कि इवन बियॉन्ड 24 वीक्स ये भी किया जा सकता है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही ग्राउंड है और वो ये है कि देयर इज अ फीटल एबनॉर्मलिटी व्हिच इज बीन विजिबल थ्रू द अल्ट्रासोनोग्राफी। आपको पता चल रहा है देयर इज अ फीटल एबनॉर्मलिटी और यहाँ पे आपको एक मेडिकल बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बात एकदम क्लियर है, साफ है। अब 20 to 24 वीक्स के अंदर जिन लोगों को अबॉर्शन करवाने हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लेते हैं कि देयर इज अ रेप सर्वाइवर और इस रेप की वजह से शी गॉट प्रेग्नेंट। बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल वुमेन होते हैं, तो क्योंकि वो लोग अनमैरिड हैं तो वो लोग कभी भी अबॉर्शन नहीं करवा पाएंगे उस लॉजिक से, लेकिन अब ये लोग करवा सकते हैं। तो ये इससे होगा क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ा सस्टेनेबल एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे ये जो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन था बिटवीन मैरिड एंड सिंगल वुमन, इसको दूर कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में एक्सटेंड किया है प्रोविजंस ऑफ द MTP अप टू 24 वीक्स टू अनमैरिड वुमन ऑल्सो। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर इशू। अगले वीडियो में हम लोग अबॉर्शन प्रोसेस इन इंडिया को समझेंगे और उसी टॉपिक के साथ हम लोग वुमेन एंड चाइल्ड वाले कंटेंट को, ये जो टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।
अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जहाँ-जहाँ पे मैंने कहा है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है उसको ध्यान दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल जी कोड आईएएस, जो आपके हित में ही काम करेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।